सफलता प्राप्त करने के लिए हमें असफलता पर विजय प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना संघर्ष के नसीब नहीं होती है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 राष्ट्र का स्वरूप के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले वीडियो में हमने भाग 1 के बारे में बताया था, जिन्होंने हमने बताया था कि राष्ट्र के स्वरूप में यानी राष्ट्र की रूपरेखा बनाने में कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला अंग था भूमि अर्थात धरती। ठीक है, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे जन यानी राष्ट्र के स्वरूप में जन अर्थात लोग का क्या योगदान होता है। देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। आगे लेखक बता रहे हैं कि मातृभूमि यानी इस धरती पर, मातृ माने माता, भूमि माने धरती, यानी इस धरती माता पर निवास करने वाले, रहने वाले मनुष्य माने मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यानी ये जो धरती माता है, इस धरती माता की गोद में रहने वाले जो मनुष्य हैं वे देश के दूसरे अंग माने जाते हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। लेखक बता रहे हैं कि यदि धरती हो और उस धरती पर कोई रहने वाला मनुष्य न हो तो वहां किसी देश की कल्पना करना असंभव है, कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी माने धरती, जन माने लोग, सम्मिलन माने मिलने से राष्ट्र का स्वरूप माने देश की रूपरेखा संपादित होते यानी बनती। लेखक बता रहे हैं कि धरती और धरती पर रहने वाले लोगों के मिलने से ही एक देश की रूपरेखा बनती है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। आगे लेखक बता रहे हैं कि जन के कारण ही यानी लोगों के कारण ही, यानी धरती है, उस धरती पर जो लोग हैं उन्हीं लोगों के कारण ही इस पृथ्वी को, इस धरती को मातृभूमि, धरती माता की संज्ञा दी गई है, धरती माता के नाम से पुकारा जाता है। पृथ्वी माता है और सच्चे जन अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। लेखक बता रहे हैं कि पृथ्वी जो है वह हमारी माता है और जो जन है, जो लोग हैं, सही अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमिय पुत्रो अहम पृथिव्या। माता मिस माता, भूमि मिस भूमि। भूमि माता है, पुत्रो मिस पुत्र, अहम मिस मैं, पृथिव्या मिस पृथ्वी का, मैं उसका पुत्र हूँ। भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। राष्ट्रीयता माने देश की, कुंजी माने आधार। लेखक आगे बता रहा है कि जन के हृदय में यानी लोगों के हृदय में यदि ऐसे विचार उठते हैं कि धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, तभी एक देश का आधार की शुरुआत होती है, एक देश का निर्माण शुरू होता है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। आगे लेखक बता रहा है कि जब इस प्रकार के विचार लोगों के मन में उठते हैं तो एक देश निर्माण करने का जो बीज होता है, जो निर्माण रूपी बीज होता है, वह अंकुरित होने लगता है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। लेखक बता रहा है कि यह भाव, ये जो भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र, यह भाव जब सशक्त रूप में, वास्तविक रूप में संपूर्ण संसार में जब छा जाता है तो तब राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण की जो स्वर होती है, जो आवाज होती है, चारों तरफ वायुमंडल में छा जाती है, अर्थात गूंजने लगती है। इसी भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। लेखक आगे बता रहे हैं कि इन्हीं भाव के द्वारा जो मनुष्य होते हैं उस धरती माता के साथ सच्चा संबंध प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। लेखक बता रहे हैं कि जिन स्थानों पर
इस प्रकार के भाव नहीं है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ऐसे स्थानों पर भूमि का जो संबंध होता है लोगों से, उसमें चेतना नहीं रहती, अचेतन और जड़ भी नहीं होता है। वो बिना जड़ और बिना चेतना के रहते हैं, अर्थात वह निर्जीव रहते हैं। जिस समय भी जन का हृदय पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण से श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। करा जिस समय से लोगों के हृदय में, लोगों के मन में भूमि के प्रति माता और पुत्र के संबंध पहचानते हैं, वही क्षण हमें आनंद देता है, हमें श्रद्धा की पूर्ति करता है। और यह प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है कि नमो मात्रे पृथिव्य, नमो मात्रे पृथिव्य। नमो मिस नमो, नमस्कार। मात्रे मिस माता, पृथ्वी माने धरती। हे धरती माता, पृथ्वी आपको प्रणाम है। नमो मात्रे पृथिव्य, हे धरती माता आपको प्रणाम है, नमस्कार है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। आगे लेखक बता रहे हैं कि यही प्रणाम रूपी जो भाव है, जो विचार है, यह धरती और लोगों का एक अटूट बंधन है, एक अटूट रिश्ता है, मजबूत बंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ माने मजबूत भित्ति माने दीवार पर राष्ट्र रूपी का जो भवन होता है, निर्माण होता है, बनाया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। और यही जो दृढ़ विचार है, इसी विचार रूपी चट्टान पर एक देश का निर्माण प्राचीन समय से ही पूरे जीवन भर निर्भर रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। लेखक कह रहे हैं कि इसी मर्यादा को मान लेते हैं तो राष्ट्र के प्रति जो मनुष्य होते हैं, उनका जो कर्तव्य होता है, जो अधिकार होते हैं, वे उन सब का निर्माण होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकारता है, उससे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। लेखक बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार कर लेते हैं, वास्तव में पृथ्वी पर जो वरदान है, जो रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात पाए जाते हैं, इन वरदानों में उसी व्यक्ति को पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। लेखक बता रहे हैं कि जो माता होती है, उनके प्रति अनुराग माने प्रेम और सेवा की भावना, ये एक पुत्र का स्वाभाविक रूप से प्रमुख कर्तव्य है। ये एक निष्कारण धर्म है, यह एक बिना कारण वाला धर्म है, ऐसा धर्म जो एक माँ का उसके पुत्र के प्रति होना चाहिए। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए यदि कोई पुत्र अपने माता से प्रेम करता है तो वह पुत्र अधम, इस आधा पतन माने गिरने को सूचित करता है। लेखक बता रहे कि यदि कोई पुरुष, यदि कोई लड़का, यही कोई पुत्र अपनी माँ के प्रति लालच के लिए, स्वार्थ के लिए यदि ऐसा काम करता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना सीधा संबंध जोड़ते हैं, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। लेखक कह रहा है कि जो लोग मातृभूमि के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रमुख कर्तव्य क्या है। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। आगे लेखक बता रहे कि जो माता होती है, वह अपने सब पुत्रों को समान भाव से देखती है कि मेरे सभी पुत्र क्या हैं, बराबर हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन भी क्या हैं, लोग। यानी ये जो धरती है, इस पर रहने वाले जो सभी प्रकार के लोग हैं, वे सभी लोग आपस में बराबर है। उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। इनमें कोई न तो ऊंचा है, नहीं तो कोई नीचा है। जो मातृभूमि के साथ, उदय के साथ जुड़ा यह है, वह समान अधिकार का भागी है। लेखक बता रहे हैं कि जो व्यक्ति धरती माता के उदय के साथ, शुरुआत के साथ जुड़े हुए हैं, वे सभी वस्तुओं में समान अधिकार
के भागी हैं, अधिकार को प्राप्त करने वाले हैं। आगे लेखक बता रहा है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, यानी जो धरती है इस पर रहने वाले जो लोग हैं इनका विस्तार, इनका फैलाव बहुत दूर तक है, इसका कोई अंत नहीं है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, यानी ये जो लोग हैं ये नगरों तथा जनपदों, पुर तथा गांवों, जंगल तथा अनेक प्रकार के पर्वतों के में लोगों से भरे हुए हैं, यानी अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। लेखक आगे बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं अनेक भाषा बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई अवधी, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई अंग्रेजी, कोई भोजपुरी, कोई संस्कृत, कोई तेलुगु, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं तथा अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र यानी धरती माता के पुत्र हैं। इस कारण इनका सौहार्द भाव अखंड है। इसके कारण जब ये धरती माता के पुत्र हैं इसलिए इनका जो प्रेम रूपी भाव है कभी न खंडित होने वाला, कभी टूटने वाला नहीं है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे को आगे पीछे हो सकते हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि जो सभ्यता होती है, जो संस्कृति होती है और जो उन लोग का रहन सहन होता है उसके अनुसार लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से उनका जो संबंध उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी लेखक कह रहा किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ जो उनका संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है, यानी जो ये पृथ्वी है, जो धरती इतनी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, इस सभी क्षेत्र में सभी जातियां समान हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय मानी प्रेम रूपी भाव से इस मार्ग के द्वारा भरपूर प्रगति, जितनी अच्छी ज़्यादा विकास हो सके, उन्नति आगे करने को सभी को एक जैसा अधिकार है। सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, वृद्धि और विकास कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अर्थात सभी लोग एक जैसे बराबर हैं, सभी लोग को एक जैसा अधिकार दिया गया है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सूद हमें लेनी चाहिए। लेखक कह रहा कि किसी भी व्यक्ति को छोड़कर हमारा जो देश है वह आगे नहीं बढ़ सकता, विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमें जो राष्ट्र के प्रत्येक अंग है उसकी हमें जानकारी ली जानी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि एक अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उसके उतने अंश में असमर्थ है। लेखक बता रहे हैं कि यदि राष्ट्र यानी देश के किसी एक भाग में यदि अंधकार है और निर्बलता है, जो कुछ लोग निर्बल हैं जिनमें बल नहीं है, वे लोग निवास करते हैं, तो समग्र राष्ट्र यानी संपूर्ण राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में, उतने भाग में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इसके लिए जो संपूर्ण राष्ट्र है उसको जागरूक करने के लिए उसको प्रगति और विकास के मार्ग पे लाने चाहिए। हमें उदारवादी भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। आगे लेखक बता रहे हैं जो जन होते हैं इन लोगों का जो प्रवाह होता है, जो फैलाव होता है, अनंत तक होता है, इनकी कोई सीमा नहीं है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। सहस्त्रों माने सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ जो राष्ट्र के लोग ने समन्वय स्थापित किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत रस से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। आगे लेखक करें कि जब तक ये जो सूर्य की सुनहरी किरणें हैं सुबह सुबह जो इस संसार को अपनी अमृत रूपी प्रेम से भर देती हैं, तब तक जो राष्ट्र का लोगों का जो जीवन है अमर रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। आगे लेखक बता रहा कि इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव हुए, फिर भी जो हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के निवासी हैं, इनमें जो आगे बढ़ने की
लहर है, जो उमंगे हैं, जो विश्वास है, वह कभी न जलने वाला है, न ही कभी मरने वाला, अर्थात अजर और अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यानी जो लोगों का सततवाही माने हमेशा की तरह जो जीवन है, नदियों की तरह हमेशा बहने वाले जीवन के समान है। जिस प्रकार नदी हर 12 महीने व पूरे पूरे वर्ष भर बहती रहती है, उसी तरह लोगों का जीवन हमेशा चलता रहता है, जिसमें कर्म और श्राप के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। और ये जो लोगों का जीवन होता है, इसमें कर्म और श्रम यानी परिश्रम के द्वारा उत्थान माने आगे बढ़ने के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, यानी इससे अनेक घाटों का निर्माण होता है, बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 2। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं संस्कृति। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।